हाय एंड वेलकम टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 6। आज हम देखेंगे सम मोर एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस which we'll use to solve problems at the end. So let's start. One more application of dimensional analysis is that we can use it to derive formulae. Last lecture हमने application देखा था dimensional analysis का, that was to check the correctness of an equation. अब हम डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूले डिराइव करेंगे. कैसे? ये देखो. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. राइट, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, बट हमें इसे कैसे प्रूव करना है? डायमेंशनली प्रूव करना है. सो लेट अस अज्यूम दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन सम पावर ऑफ मास एंड सम पावर ऑफ वेलोसिटी. Although we know that this is m raised to 1 and v raised to 2, but we will not write it over here. We will find the values of these power with the help of dimensional analysis. तो यहाँ पर हम proportionality का साइन डालेंगे. इसको हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करेंगे k. So k over here is a constant which is always dimensionless. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था. Now kinetic energy को can we write kinetic energy as work done, because work done is stored in the form of energy. तो kinetic energy is a form of energy. तो हम इसे लिखेंगे work done which is force times displacement. ठीक है, तो हमने energy को लिख दिया force times displacement. Now kinetic energy को हमने यहाँ ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, मीनिंग हम उसका डायमेंशन लिखने वाले हैं. अब k को हमने ब्रैकेट्स में इनक्लोज नहीं किया बिकॉज वो एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता. नाउ m रेज टू a एंड v रेज टू b को भी हमने ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया है. अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डायमेंशन क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का? m1 l1 t-2 विच इज फोर्स का डायमेंशन इंटू l1 विच इज डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन. तो ये क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2. क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी which will be equal to k times mass. मास को हम कैसे लिखते हैं? m raised to 1 और वेलोसिटी को हम लिखते हैं l raised to 1 t raised to -1. क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे m raised to 1 raised to a, l raised to 1 t raised to -1 raised to b. क्लियर है? नाउ हमारा ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है which will be equal to k times. Can I say m raised to 1 raised to a, m raised to a हो जाएगा, right? 1 into a. Similarly ये क्या हो जाएगा? l raised to b, t raised to -b. समझ रहा है? Now इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे. So can I say m का पावर क्या है यहाँ पे? m का पावर 1 है और यहाँ पर m का पावर क्या है? m का पावर a है. That means a is equal to 1 over here. Similarly L का पावर देखो, L का पावर यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 दिया गया है. यहाँ पे हमारे पास L का क्या पावर है? L raised to b दिया गया है. हमने क्या किया? इन दोनों को मर्ज कर दिया. ठीक है, m raised to 1 को हमने मर्ज कर दिया किसके साथ? L raised to 1 और t raised to -1 raised to b के साथ. तो यहाँ पर कैन आई से L raised to 2 है और L raised to b है इस साइड पर. So b becomes equal to 2. समझ रहा है? So a will be equal to 1 and b will be equal to 2. So हमने मास के लिए क्या पावर लिया था? a लिया था, मतलब a is 1, और v के लिए क्या पावर लिया था? b लिया था, मतलब b is 2. तो हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m raised to 1 v raised to 2. तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स mv स्क्वायर. सो कैन आई से हमें ये करेक्ट फॉर्मूला मिला है. काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. दिस कॉन्स्टेंट k ओवर हियर इज नथिंग बट हाफ. तो k को हम लिखेंगे k इज इक्वल टू हाफ ओवर हियर. सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हाफ एम वी स्क्वायर. ये हमने कैसे प्रूव किया? डायमेंशनली प्रूव किया. ठीक है, तो वी कैन डिराइव फॉर्मूले और वी कैन प्रूव फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. समझा है ये? नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट application is that
we can use dimensional analysis to express relation between different units of the same physical quantity. तो हम अलग अलग यूनिट्स को इंटर रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि वी हैव फोर्स. ठीक है, फोर्स है हमारे पास. फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. तो वी विल एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज फोर्स इन दिस केस. समझ रहा है? सो वी डोंट नो कि 1 न्यूटन कितना डाइन है, बट हमें पता है कि न्यूटन इज द बिगर यूनिट और डाइन है छोटा वाला यूनिट. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम्स डाइन. ठीक है, अब हम ढूंढेंगे द वैल्यू ऑफ x. तो कैन आई से x विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन डाइन. x क्या हो जाएगा हमारा? 1 न्यूटन अपॉन डाइन. नाउ कैन आई से दोनों तो यूनिट्स फोर्स के ही है और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2. ठीक है, तो हम न्यूटन को लिख देंगे m1⁻1 l1⁻1 t1⁻2 और हम डाइन को लिखेंगे m2⁻1 l2⁻1 और t2⁻1. हमने यहाँ m1 l1 t1 और m2 l2 t2 में क्यों सेग्रीगेट किया? बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट यूनिट्स. न्यूटन एक बड़ा वाला यूनिट है, डाइन एक छोटा यूनिट है. तो हमें इन दोनों के बीच रिलेशन चाहिए, तो वी हैव टू सेपरेट देम फर्स्ट. ठीक है, तो समझा? दिस इज द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. नाउ अब हम लिखेंगे m1 अपॉन m2⁻1. तो हमने क्या किया? हमने मास को सेग्रीगेट कर दिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला. तो अब हम क्या करेंगे? मास को, लेंथ को और टाइम को सेपरेट कर देंगे एक दूसरे से. सो कैन वी राइट दिस एज m1 अपॉन m2 द होल रेज टू 1, l1 अपॉन l2 द होल रेज टू 1, t1 अपॉन t2 द होल रेज टू -2. समझ रहा है? सो यहाँ पे हमने लिख दिया m1 अपॉन m2 द होल रेज टू 1 इंटू l1 अपॉन l2 द होल रेज टू 1 इंटू t1 अपॉन t2 द होल रेज टू -2. नाउ कैन आई से ये जो एसआई यूनिट है न्यूटन, उसमें मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? केजीज में. बट डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट, तो उसे हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम लिखेंगे केजी अपॉन ग्राम रेज टू 1 इंटू l1. अब ये क्या है? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, तो हम इसे मीटर में लिखेंगे बिकॉज ऊपर वाला क्या था? l1 क्या है? न्यूटन का लेंथ है. नाउ l2 क्या है? सीजीएस यूनिट डाइन का लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर. एंड टाइम का कहना है से टाइम का कोई एसआई या सीजीएस यूनिट नहीं होता. टाइम के लिए वी हैव ओनली 1 यूनिट विच इज सेकेंड, विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम. तो यहाँ पर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू -2 आ जाएगा. वेरी क्लियर. केजी अपॉन ग्राम, किलोग्राम है केजी, तो 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज टू 1 इंटू मीटर. 1 मीटर को क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर. वेरी गुड. तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा अपॉन 1 सेंटीमीटर. समझ रहा है ये? नाउ सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 सेकेंड. सो 1⁻² हो जाएगा ये. नाउ ग्राम कैंसिल हो गया. वी हैव 1000⁻1 इंटू सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. वी हैव 100⁻1 इंटू 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 1⁻². सो इसे हम लिख सकते हैं 1000 कितना है? 10⁻³ 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ बिकॉज इसमें 3 zeros हैं, तो 10⁻³ इंटू 100 क्या है? 2 zeros है, तो 10⁻² इंटू 1⁻² क्या होगा? 1 हो जाएगा. सो कैन आई से 10⁻³ इंटू 10⁻² मतलब 10⁻5. सो x इज इक्वल टू 10⁻5 ओवर हियर. मतलब न्यूटन 1 न्यूटन विल बी 10⁻5 डाइन, क्योंकि x क्या था? 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन. तो 1 न्यूटन क्या हो गया? x टाइम्स 1 डाइन हो गया, x टाइम्स 1 डाइन. सो 1 न्यूटन इज x क्या है हमारा? 10⁻5. सो 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन्स.
समझ रहा है, 1 न्यूटन क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन हो जाएगा। क्लियर है ये। नाउ वी लुक एट एनर्जी का यूनिट। तो हमारा जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑल्सो हैज़ 2 यूनिट्स। वी हैव द SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। SI यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय जूल और CGS यूनिट होता है अर्ग। तो वी हैव जूल एंड अर्ग। अब हमें जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन ढूंढना है। जूल हमारा बड़ा यूनिट है और अर्ग हमारा छोटा यूनिट है। सो वी विल से दैट 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 अर्ग। अब हम ढूंढेंगे x की वैल्यू। सो कैन आई से एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट which is nothing but work done. Work done is stored in the form of energy. तो m1 L1 t minus 1 into L1। क्यों L1? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ के टर्म्स में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। सो एनर्जी हो गया m1 L2 t minus 1। ठीक है। सो अगेन जूल को हम क्या लिखेंगे, m1 raised to 1 L1 raised to 2 t1 raised to -2। ठीक है। सिमिलरली अर्ग को हम क्या लिखेंगे, ये रेस टू -2 है, सॉरी। ओके, अर्ग को हम क्या लिखेंगे, m2 raised to 1 L2 raised to 2 t2 raised to -2। अब क्या करेंगे, मास, लेंथ और टाइम को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे 3 हिस्सों में बांट देंगे। सो m1 अपॉन m2 raised to 1 इंटू L1 अपॉन L2 raised to 2 इंटू T1 अपॉन T2 रेस टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नाउ जो SI यूनिट है, SI यूनिट उसके लिए मास क्या हो जाएगा, kg में रिप्रेजेंट करेंगे हम। और CGS यूनिट में हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में। सिमिलरली लेंथ क्या होता है, SI यूनिट का लेंथ हम मीटर्स में लिखते हैं और CGS के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। नाउ टाइम तो क्या रहेगा, सेकेंड ही रहेगा इन ऑल सिस्टम्स। CGS यूनिट, CGS सिस्टम है, MKS है, FPS सिस्टम है, ऑल दी सिस्टम हैव टाइम एज सेकेंड ओनली। तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेस टू -2। नाउ कैन आई से, फिर से हम वही करेंगे, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेस टू 1 इंटू 1 मीटर, अगेन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। तो हमें 1 रेस टू -2 आ जाएगा, 1 रेस टू -2। तो यहाँ पे हमें मिला 1000 रेस टू 1 इंटू 100 रेस टू 2 इंटू 1 रेस टू -2 विच इज़ 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 रेस टू 3 इंटू 10 रेस टू 2 का स्क्वायर। 10 रेस टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 10 रेस टू 4 हो जाएगा। और ये क्या है, 1 रेस टू -2 विच इज़ 1। सो 3 + 4 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 रेस टू 7 ओवर हियर। समझा है, x विल बी इक्वल टू 10 रेस टू 7। सो कैन आई से 1 जूल विल बी 10 रेस टू 7 अर्ग्स। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 10 रेस टू 7 अर्ग्स। तो वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू एक्सप्रेस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने क्या देखा, 1 न्यूटन इज 10 रेस टू 5 डाइन ओवर हियर एंड 1 जूल विल बी इक्वल टू 10 रेस टू 7 अर्ग्स। इज दिस वेरी क्लियर? अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, फाइंड मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो मास को हमें किसके टर्म्स में ढूंढना है, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में। नाउ कैन आई से, फोर्स जो हमारा है वो तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में वी हैड मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, राइट। बट फोर्स तो हमारा डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटी। बट वी वॉन्ट मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स। और फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, F लिखेंगे। F को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सो कैन आई से F इज इक्वल टू ma। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। नाउ
फोर्स को हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर हमें फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, F से, तो हम लिख देंगे F⁻⁴ ऑल्दो रिमेंबर, ऑल्दो फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, ओके सिर्फ क्वेश्चन में कहा गया है, तो हम F⁻⁴ लिख देंगे, वरना F⁻⁴ लिखना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, बिकॉज फोर्स के लिए हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या है वो, m1l1 T⁻⁻² है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट, kg/s² होता है। सो कैन आई से m1l1 T⁻² हो जाएगा, समझा है ये। सो ऑल्दो F⁻⁴ लिखना करेक्ट नहीं है, हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इसीलिए हमने F⁻⁴ लिखा है। वेरी क्लियर, ओके। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, कैन आई से एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इन टर्न इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इसको हमें टाइम से डिवाइड करना है। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे L1 और टाइम को क्या लिखेंगे T⁻², और ये ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा T⁻⁻² बन जाएगा। तो L1 T⁻⁻² बिकम्स एक्सेलरेशन। नाउ अब हम L1 T⁻⁻² को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा F1 L⁻² क्या हो जाएगा -1 एंड T⁻² ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा T⁻²। सो मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम हमें क्वेश्चन में पूछा था। सो कैन आई से हमें मास का डायमेंशन मिल गया एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम विल बी F1 L⁻⁻1 T⁻²। क्लियर है, ओके। नाउ वील फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है हमारा एप्सिलॉन नॉट, और हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ढूंढना है। दिस यू विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज नथिंग बट कूलम्स लॉ, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। F रिप्रेजेंट्स फोर्स, Q रिप्रेजेंट्स चार्ज और R है डिस्टेंस, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4π F Q1 Q2 अपॉन r², अग्रीड। नाउ एप्सिलॉन नॉट को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड चार्ज एंड डिस्टेंस। नाउ चार्ज इनटू चार्ज Q1 इंटू Q2, बट कैन आई से दोनों चार्ज ही है इसीलिए हम इसे Q² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 1 और 2 नहीं देखेंगे, वाई, बिकॉज दोनों डायमेंशनली क्या है, चार्जेस ही हैं। तो चार्ज का जो डायमेंशन है, Q1 का जो डायमेंशन है वही Q2 का डायमेंशन होगा। ऑल्दो दे में हैव डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, उनका जो डायमेंशन है वो तो सेम ही होगा, ओके। नाउ चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, कहना है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा करंट इनटू टाइम। मैंने चार्ज को Q क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, ऐसे Q को मैंने ब्रैकेट्स में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज डू वी रिमेंबर हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज किए थे उसमें हमारे पास करंट था। फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या था, मास, लेंथ, टाइम, देन वी हैड करंट represented by A और I, and then we had temperature in kelvins. So can I say हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उससे हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम चार्ज को डिराइव करेंगे, वाई, बिकॉज दिस इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और कैसे डिराइव होती है ये, करंट से। तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। सो वी विल राइट ओवर हियर चार्ज एज I इंटू टी।
तो I raised to 1 t raised to 1 into I raised to 1 t raised to 1, दिस इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम चार्ज, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फोर्स है। नाउ कैन आई से 4 इंटू पाई, 4 इंटू पाई एक कांस्टेंट है, राइट, 4 इंटू पाई इज अ कांस्टेंट, तो हम उसका डायमेंशन नहीं ढूंढेंगे। मतलब हमें इस फॉर्मूला में किस किस चीज़ों का डायमेंशन ढूंढना है, फोर्स का डायमेंशन, क्यू स्क्वायर का डायमेंशन एंड डिस्टेंस स्क्वायर का डायमेंशन। तो हमने Q1 का डायमेंशन लिखा, Q2 का डायमेंशन लिखा, फोर्स का डायमेंशन लिखा। फोर्स क्या होता है, m1L1 t-2 एंड r स्क्वायर इज द डिस्टेंस, तो L स्क्वायर हो गया। नाउ कैन आई से I रेज टू 2 t रेज टू 2 हो जाएगा 1 + 1, नीचे क्या मिला हमें, L रेज टू 1 प्लस L रेज टू 2, मतलब L रेज टू 3 हो गया। टाइम एंड मास विल रिमेन एज दे आर। अब इन सब को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, वी विल गेट m रेज टू -1, क्योंकि मास ऊपर जा रहा है। L क्या हो जाएगा, L रेज टू -3 हो जाएगा। T क्या हो जाएगा, -2 का +2 बन जाएगा ऊपर जाके, बट ऑलरेडी T रेज टू +2 है, तो T रेज टू 2 + 2 4 इंटू I रेज टू 2। मैंने कहा था ना, करंट को इफ़ रिक्वायर्ड हम करंट को MLT के साथ इंक्लूड करेंगे, अगर फॉर्मूला में करंट आ रहा है तो, और अगर टेम्परेचर आ रहा है तो हम K को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इंक्लूड दीज टू क्वांटिटीज इन MLT वाला फॉर्मेट। सो अल्टीमेटली हमें एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू मिल गई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला हमें एप्सिलॉन नॉट का, m1 L रेज टू -3 t रेज टू 4 I रेज टू 2। वंस अगेन एप्सिलॉन नॉट क्या है, m1 L रेज टू -3 t रेज टू 4 I रेज टू 2। सो क्लियर है, किसी भी चीज़ का अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है तो यू कैन फाइंड द डायमेंशंस। जैसे हमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ पता नहीं है एट दिस स्टेज, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट इन द फर्दर लेक्चर्स, बट यहाँ पर कैन आई से हमारे पास फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट है उसको हम सेपरेट कर देंगे, बाकी के फॉर्मूला के सारे जो यूनिट्स है, फोर्स है, चार्ज है, डिस्टेंस है, उनको हम सेपरेटली उनके डायमेंशंस लिखेंगे, और फिर इस तरह से हम उन्हें कंबाइन करके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर है ये? एंड रिमेंबर कि कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे भी 4 पाई एक कॉन्स्टेंट था तो हमने उसे रिमूव कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते। ओके, सो हर चीज़ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे अंटिल वी गेट दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। चार्ज को हमने क्यू क्यों नहीं लिखा, बिकॉज चार्ज इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, करंट है, तो करंट को हम लिखेंगे Q/T और फिर हम चार्ज को लिखेंगे I × T। क्लियर है ये? ओके, सो विद दिस वी फिनिश यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 6। थैंक यू।